टूनी लूसी की बहू है। टूनी को एक बहुत ही बुरी बीमारी है, वो है चीनी खाने की बीमारी। उसे जहाँ भी चीनी मिल जाती वो चीनी का डिब्बा खाली किए बगैर पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन टूनी की नंद चंपा रसोई में चाय बनाने आई, लेकिन जब उसने देखा कि चीनी का डिब्बा खाली है तो उसने अपनी माँ को बुलाया। लूसी भी रसोई में आई। हाँ चंपा, क्या हुआ? माँ देखो ना, मेरा चाय पीने का मन था लेकिन यहाँ तो चीनी ही खत्म है। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो 5 किलो चीनी लाई थी मैं। अरे माँ भूल गई तुम, वो टूनी है ना, उसके होते हैं वो एक चीनी कभी डिब्बों में मिल सकती है क्या? खा गई होगी भाभी सारी चीनी वो, पता नहीं चीनी की कितनी भूखड़ है वो। लूसी अपना सर पकड़ते हुए कहती है, हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ इस बहू से। पता नहीं कैसी बीमारी है इसे चीनी खाने की। लूसी तब बाहर से फिर 1 किलो चीनी मंगवाती है और उसे अपने कमरे में रख देती है। अब देखती हूँ वो चीनी कैसे खाएगी। लेकिन लूसी को ये नहीं पता था कि टूनी ने उसे चीनी छुपाते हुए देख लिया है और लूसी के सोते ही टूनी चुपके से उसके कमरे में जाती है और चीनी का डिब्बा उठाकर अपने कमरे में ले आती है और बड़े ही चाव से वो 1 किलो चीनी एकदम चट कर जाती है और कहती है, अब आएगा ना मजा, अब चैन की नींद आएगी। मेरी सास खुद को बहुत समझदार समझती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं भी उन्हीं की बहू हूँ। मरते मर जाऊंगी पर चीनी खाना नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन टूनी जब जागती है तो शीशे में अपना चेहरा देखकर डर जाती है। उसका मुंह सूज गया था और उसके मुंह पर लाल लाल चकत्ते हो गए थे। अपना वैसा मुंह देखकर टूनी चिल्लाती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे सुंदर से चेहरे को? उसकी आवाज सुनकर उसका पति कालू, उसकी सास लूसी और उसकी सास कहती है, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी देखो ना मेरे चेहरे को, पता नहीं कैसे ये सूज गया। उसका पति कालू उसका बिस्तर देखता है और कहता है, और ये सब इन चींटियों ने किया है। और खाओ चीनी, ये देखो माँ, इसने तुम्हारी छिपाई हुई चीनी भी खा ली और जो दाने बिस्तर पर गिर गए उस पर चींटियां आई और तुम्हें ये पुरस्कार दे गई। अच्छा, तो इसने मेरी छुपाई चीनी सारी खा ली। हे भगवान, मैं क्या करूँ इसका? इन सब के बावजूद टूनी ने फिर भी चीनी खाना नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन जब उसकी नंद चंपा अपना वजन कर रही थी तो टूनी कहती है, चंपा तुम्हारा वजन तो 55 किलो है और देखो मैं कितनी चीनी खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन तुमसे तो कम ही होगा। टूनी जब अपना वजन करती है तो उसका वजन 80 किलो निकलता है और उसे ये देखकर चंपा कहती है, और खाओ चीनी भाभी, देखना एक दिन चीनी खा खा कर 100 किलो भी पार कर लोगी तुम और भैंस जैसी लगोगी। लेकिन इन सब बातों से टूनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी चीनी खाना वैसे ही बदस्तूर जारी रखती है। आम गांव के जंगल में बहुत सारे केले होते थे। आसपास के जंगल के पक्षी भी वहां आकर केले खरीदते थे। उस गांव में कालू नाम का लालची किसान रहता था। अपना लालच पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वहीं पीलू चिड़िया अपने केले ईमानदारी के साथ बिना लालच के बेचती थी। केले ले लो, केले, ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए केले, ऐसे पीलू ग्राहकों को बुलाती है। अरे पीलू, तुम ऐसे ऑर्गेनिक केले उगाओगे तो भिखारी बन जाओगे। नहीं कालू भैया, मैं तो ऐसे ही ईमानदारी से केले बेचूंगी, बिना केमिकल के। मुझे क्या लेना देना, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह से कालू केमिकल से केले पकाता था और उन्हें बेचा करता था। वो बहुत पैसे कमाने लगा। एक दिन रानी चिड़िया के सिपाही पीलू की दुकान में पहुँचे। पीलू चिड़िया, रानी चिड़िया के महल में कल विदेशी मेहमान आने वाले हैं, क्या तुम 20 बोरी केले दे सकोगी? 20 बोरी? कल के कल तो नहीं दे सकूंगी। फिर वो सिपाही कालू की दुकान में जाते हैं। हाँ सिपाही जी, मैं रानी चिड़िया के काम आ सकूं, इससे बेहतर क्या बात होगी। मैं 20 बोरी केले कल ही महल पहुंचा दूंगा। इसके बाद कालू अपने घर जाता है, लेकिन उसके पास 20 बोरी केले नहीं होते हैं। वो हड़बड़ी में रात को जाबाज के खेत से 20 बोरी केले खरीदने जाता है। जाबाज भाई, मुझे 20 बोरी केले दो। अभी केले कच्चे हैं, तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ। कालू उन कच्चे केलों को ले आता है। इतने सारे केलों को रातों रात पकाना होगा। कल अगर महल में नहीं दे पाया तो मेरी खैर नहीं। फिर कालू पूरे केलों पर केमिकल डाल देता है
उसका पूरा कमरा केमिकल के धुएं से भर जाता है। फिर सुबह सुबह कालू केलों को देखता है, वो सभी पक गए होते हैं। वाह, अब तो इनाम मिलेगा ही। कालू केलों से भरे हुए ठेले महल में लेकर जाता है। तब पीलू सोचती है, काश मैं रानी को 20 बोरी केले दे पाती, लेकिन ऑर्गेनिक खेती थोड़ी देरी से होती है। खैर कोई बात नहीं, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसे मिल जाएगा। फिर रानी और उसके विदेशी मेहमानों को खाना खिलाने के पहले एक सिपाही एक केले को चखकर देखता है। तभी उसे बहुत जोर से पेट दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे इस केले में जहर है, इस कालू को पकड़ो, ये हमारी रानी को मारना चाहता था। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बस केमिकल से केले पकाए हैं। केमिकल से केले पकाने के लिए हमने कहे थे क्या? तू ये जहर पूरे जंगल वालों को बेचता है और अब तू रानी को ये बेचने आया है। फिर इसके बाद कालू की खूब पिटाई होती है और उससे जेल में डाल दिया जाता है। सिपाही पीलू की दुकान पर जाते हैं। हाँ हाँ सिपाही जी, मैं आपको 10 बोरी अभी दे देती हूँ, बाकी 10 बोरी कल दे दूंगी। ये ऑर्गेनिक केले हैं, रानी जी की सेहत के लिए सबसे अच्छे। फिर पीलू के केले रानी और उसके विदेशी मेहमानों को बहुत पसंद आते हैं और पीलू को रानी इनाम देती है। इस तरह कालू अपने लालच के कारण जेल में पड़ा रहता है और पीलू अपनी ईमानदारी के कारण हंसी खुशी रहने लगती है। सिलीगुड़ी नगर के जंगल में पीलू रहती थी। वो चूड़ियाँ बेचा करती थी और उसकी पैसे से अपने परिवार का पोषण करती थी। पीलू की चूड़ियाँ वहाँ की चिड़िया बहुत पसंद करती थी। पीलू सुबह शाम दुर्गा देवी की आराधना करती थी और सभी चूड़ियों को उन्हें अर्पित करके दुकान में लगाती थी। आसपास के गांव वाले भी उसके यहाँ चूड़ियाँ खरीदने आते थे। पीलू से हमेशा एक गरीब बूढ़ी औरत चूड़ियाँ मांग कर ले जाती थी। पीलू उन्हें मुफ्त में ही चूड़ियाँ दे देती थी। उसकी दुकान के सामने कालू कव्वे की दुकान थी। वो बहुत महंगे और बेकार क्वालिटी की चूड़ियाँ बेचता था। इस पीलू के कारण मेरी दुकान को नुकसान हो रहा है। इसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। इस पीलू की पूरी चूड़ियों को मैं तोड़ दूंगा। रात के समय कालू चुपचाप पीलू के घर जाता है और चूड़ियों को तोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। पीलू जब ये सब देखती है तो रोने लगती है। हे माँ दुर्गा, मेरी रोजी रोटी किसी ने छीन लिया है। मैं अब आपको चूड़ियों को अर्पित नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। पीलू दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठती है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है। पीलू बेटी, देखी दुखी मत हो, तो इतने समय तक मुझे मुफ्त में चूड़ियाँ देती थी। ये ले देवी माँ के आशीर्वाद वाली एक चूड़ी, इसको तू अपने आंगन में लगा देना। इसमें से चूड़ियों का पेड़ निकल आएगा जिसमें कांच, सोने और चांदी की चूड़ियाँ रहेंगी। तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पीलू उस बूढ़ी औरत की कहना मान जाती है और एक चूड़ी को अपने घर के आंगन में बीज की तरह बो देती है। कुछ ही समय में उसमें से पेड़ उग आता है। पीलू माँ दुर्गा जी को धन्यवाद देती है, उन्हें उस पेड़ की चूड़ियाँ अर्पित करती है और फिर से काम शुरू कर लेती है। इसे कालू बहुत गुस्से में आ जाता है। अब इसका पेड़ ही काट दूंगा। जैसे ही कालू कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास जाता है, उसी समय पीलू माँ दुर्गा की ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। माफी मांगनी है तो दुर्गा जी से मांगो। मैं तुझ जैसे दुष्ट को माफ नहीं कर सकती। तूने इतनी ईमानदार और मेहनती मेरी भक्त पीलू को तकलीफ दिया है। मैं ना तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। कालू को देवी जी दूर फेंक देती है। माँ दुर्गा जी आपकी जय हो। बेटी,
तू मेरी अत्यंत प्रिय भक्त है, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। फिर दुर्गा जी को पीलू अपने हाथ से हलवा पूरी का भोग लगाती है। उसके बाद देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और पीलू के चमत्कारी पेड़ के बारे में लोग सुन सुनकर उसे चूड़ियाँ खरीदने के लिए आने लगते हैं। इस तरह से पीलू सबको देवी दुर्गा जी की आशीर्वाद और भक्ति के बारे में बताती थी और वो दुर्गा जी की भक्ति करते हुए जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। सुंदर नगर के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसके पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। पीलू गणेश जी की बहुत दिल से भक्ति करती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हाथ पांव टूट जाते हैं। बबली कहती है, हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। घर में शादी के लायक लड़की बैठी है और इनका एक्सीडेंट हो गया। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, गणेश जी की कृपा से पिताजी की जान तो बच गई ना। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बाकी पिताजी के इलाज के लिए मैं पैसे कमाऊंगी। देखो माँ, मैं तो हर दिन गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भोग लगाती हूँ। वो लड्डू गणेश जी को बहुत अच्छे लगते हैं। अब से मैं मोतीचूर के लड्डू बनाकर बेचा करूँगी। गणेश जी की दया पर विश्वास रखो माँ। ठीक है बेटी, अब सब गणेश जी की कृपा पर ही हम छोड़ देते हैं। मुझे तेरी भक्ति और गणेश जी पर पूरा भरोसा है। इसके बाद पीलू मोतीचूर के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। उन लड्डुओं को वो बहुत अच्छे से रंग बिरंगे कागज में पैक करती थी और उन्हें एक टोकरी में ले जाकर बेचने लगी है। मोतीचूर के लड्डू ले लो, घर के बनाए हुए शुद्ध स्वादिष्ट ऐसे लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। तो हरी तोती उसको बुलाती है। अरे वाह पीलू, ये इन्हें देखकर ही खाने का मन कर रहा है। ऐसे मोतीचूर के लड्डू तो मैंने कभी नहीं देखे। एक खा कर देखिए हरी तोती मैडम। पीलू का लड्डू खाकर हरी तोती बहुत तारीफ करती है। वाह पीलू, मजा आ गया। 1 किलो पैक कर दे, मेरे ससुराल में तो इसकी बहुत तारीफ होगी। अपनी बेटी के जन्मदिन में मैं इसे बांटूंगी। गणेश जी की जय हो। इस तरह से पीलू दिन रात मेहनत करती थी, मोतीचूर के लड्डू बनाती और उसके पैसों से अपने पिताजी का इलाज करवाती थी और अपना घर खर्चा चलाती थी। धीरे धीरे उसके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। माँ, पापा, लड्डू अच्छे से बिक रहे हैं। गणेश जी की बहुत दया है। उन्हीं के लिए बनाए हुए भोग से हमारा घर चल रहा है। मेरी बेटी तो बहुत होनहार है। बबली अपनी बेटी को सराहती है। पीलू की तरक्की देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है, क्योंकि उसके महंगी मिठाई की दुकान में अब कोई नहीं जा रहा था। पीलू के आने के पहले सब लोग मेरी दुकान से मोतीचूर के लड्डू खरीदते थे, लेकिन पता नहीं ये अपने लड्डू में ऐसा क्या मिलाती है कि सब इसके पास ही जाते हैं। इसका इलाज करना पड़ेगा। अगले दिन कड़क सेठ पीलू की दुकान में आते हैं। पीलू, तुम्हारी मोतीचूर के लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। मेरी नई फैक्ट्री का उद्घाटन है। तुम हमें 20 किलो मोतीचूर के लड्डू दे सकोगी? कड़क सेठ जी, आप मेरी दुकान में आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गणेश जी की कृपा से मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। देखो पीलू, मेरी फैक्ट्री में विदेश से भी लोग आएंगे। अगर तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू उन्हें पसंद आ गए तो तुम्हारे पास ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। कड़क सेठ जी, मैं आपको पीलू से आधे दाम में लड्डू दे सकता हूँ। आप तो मुझसे ऑर्डर दीजिए। मेरी पत्नी ने कही है कि पीलू गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त है, उसी से मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए, और उसने तुम्हारे बारे में शिकायत की थी कि तुम बासी मिठाइयाँ बेचते हो, तो अब यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर कालू की बेइज्जती हो जाती है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और पीलू से बदला लेने की ठान लेता है। उस रात पीलू कड़क सेठ के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। वो पूरी सामग्री को गणेश जी के सामने रखती है और उनसे प्रार्थना करती है। हे गणेश जी, आपकी कृपा से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये ऑर्डर
सफलता से पूरा कर सकूं। फिर पीलू लड्डू बनाकर सोने चलती है। कालू मौका देखकर एक केमिकल का पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। इस केमिकल से पूरे लड्डू सड़ जाएंगे, मजा आएगा। कालू लड्डू में पाउडर छिड़क देता है और तुरंत ही लड्डू सड़ जाते हैं। पीलू को बदबू आती है, वो तुरंत उठ जाती है। अरे कालू, तुमने गणेश जी को भोग लगाए हुए लड्डुओं को खराब कर दिए। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हारे लड्डू बर्बाद करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू से मेरे धंधे को नुकसान हो रहा है। अब तुम कड़क का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाओगी, वो तुम्हें जेल में डलवा देगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा काम बिगाड़ दोगे? गणेश जी से डरो। मैं किसी से नहीं डरता और अब मैं चला। कल कड़क सेठ को मैं मोतीचूर के लड्डू दूंगा, मुझे इनाम मिलेगा। कालू जैसे ही भागने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी कहते हैं, तुम बहुत दुष्ट हो कालू, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसके बाद कालू को गणेश जी की शक्ति उठाकर पटकने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए गणेश भगवान, मैं जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। भगवान गणेश जी आपकी जय हो, आपने मेरी रक्षा किए। बेटी, तू मेरी इतने दिल से भक्ति करती है, तुझ में कोई स्वार्थ नहीं है। तुझ जैसे भक्त अब तक मैंने कहीं नहीं देखे। मैं तेरी हर समय रक्षा करूंगा। इस तरह से कालू की पिटाई हो जाती है और वो जंगल से भाग जाता है। पीलू के मोतीचूर के लड्डू को गणेश जी अपने आशीर्वाद से ठीक कर देते हैं और उन्हें खाकर कड़क सेठ के मेहमान पीलू की बहुत तारीफ करते हैं। अब पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है। अब पीलू और उसका परिवार गणेश जी की भक्ति करते हुए हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में कंजूस बबलू और पीलू की शादी हुई। पीलू अमीर घर से थी। सुनो जी, आज रेस्टोरेंट चलते हैं। शादी के बाद से हम बाहर खाने कहीं नहीं गए हैं। रेस्टोरेंट में बहुत खर्चा होगा, कोई बहाना बनाना होगा, ऐसे सोचता है। इसके बाद बबलू पीलू को लेकर जाने लगता है। वो रास्ते में पड़ने वाले खाने के ठेले को देखता है। उसके बाद एक समोसा चाट ठेले के पास रुक जाता है। पीलू, तुम जानती हो, जब मैं स्कूल जाता था तब लौटते हुए मैं इसी चाट के ठेले पर आता था और समोसा खाता था। कभी कभी तो मैं शर्त लगाकर 20-20 समोसे खा लेता था। 20 समोसे? लेकिन अभी यहाँ क्यों रुके हो? चलो ना रेस्टोरेंट। हाँ, चलते हैं। मुझे तो स्कूल की याद आ गई, लेकिन तुम यहाँ समोसे तो नहीं खाओगी। आखिर तुम मेरे मुकाबले नहीं कर सकती। मुकाबला? कैसा? 20 समोसे तो मैं भी खा सकती हूँ। अच्छा, तो ठीक है। टिल्लू भाई, 20-20 समोसे दे देना दोनों को। वाह जी, अभी लो। ऐसे ही दोनों समोसे खाने लगते हैं, लेकिन पीलू 5 समोसे खाकर थक जाती है और बबलू खुश हो जाता है। अरे, तुम तो 5 में ही रुक गई। चलो अब रेस्टोरेंट चलते हैं। नहीं, मेरा पेट तो भर गया, अब घर चलो। बबलू सोचता है कि उसके पैसे बच गए और वो सस्ते में बच गया। अगले दिन बबलू पैसे बचाने से खुश होकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे कालू, क्यों परेशान लग रहा है भाई? अरे क्या बताऊं भाई, मेरी पत्नी रोज रोज बाहर खाना खाने के लिए ले जाओ ऐसे कहती रहती है। अरे भाई, मैं अपनी बीवी को ऐसे उल्लू बनाया, झूठी शर्त लगाकर उसका पेट भर दिया और रेस्टोरेंट जाने से बच गया। ये बात पीलू सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, अभी इनको मजा चखाती हूँ। इसके बाद पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज रेस्टोरेंट चलते हैं, उस दिन नहीं जा पाए थे ना। अरे, आज फिर कोई बहाना बनाना पड़ेगा। रास्ते में पीलू एक पानी पूरी की दुकान में रुक जाती है। मुझे पता चला है कि अगर कोई 100 पानी पूरी खाएगा तो उसे एक ट्रैवल कंपनी विदेश घूमने का पैसा देगी। मैं तो कहती हूँ, छोड़िए रेस्टोरेंट को और यही पानी पूरी खा लो। आप वैसे भी 20 समोसा खा ही लेते हो, 100 पानी
पानी पूरी में आपका क्या बिगड़ेगा? क्योंकि मैं तो स्कूल के दिनों में 50 पानी पूरी खा लेती थी। अरे वाह, तो रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 100 पानी पूरी खा लूँगा। पानी पूरी वाले भैया, इन्हें 100 पानी पूरी देना। इसके बाद बबलू जैसे पानी पूरी पर टूट पड़ता है और एक के बाद एक लेकर खाने लगता है, लेकिन 20 पानी पूरी में ही उसका पेट भरने लगता है। लेकिन मुफ्त के लालच में वो पानी पूरी खाता जाता है। बस पीलू बस, मैं तो गले तक पानी पूरी खा चुका हूँ, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे लेकिन अभी तो आपने बस 80 ही खाए हैं, 20 और खाने बाकी है। नहीं नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, पेट तो आपका भर गया है, मेरा नहीं। चलो अब रेस्टोरेंट। अरे लेकिन वो तुमने जानबूझकर मुझे पानी पूरी खिलाया है ना? हाँ, आपकी कंजूसी पकड़ी गई। आप झूठ बोलकर पैसे बचाते हो, वो भी अपनी पत्नी से। देखिए, मैं फालतू के खर्चे नहीं करती, बस आपके साथ टाइम बिताने के लिए आपके साथ रेस्टोरेंट जाना चाहती थी। मुझे माफ कर दो पीलू, अब से मैं तुमसे कंजूसी नहीं करूँगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी करती थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए लेटर आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी गुजर जाता है। पीलू से बबली ऐसा कहती है, पीलू तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं, तुम विदेश जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे विदेश जाकर भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, उसे चुकाओ और कहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही विदेश जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में से जा रही थी। उसे हरिया तोता रोटी दाल बेचता हुआ मिला तो पीलू उनसे पूछती है, हरिया काका बहुत भूख लगी है, इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरे पूरे गांव में मटका रोटी की एक लौती दुकान है। पीलू रोटी दाल खाती है। वाह हरिया काका, ऐसा मटकी रोटी तो मैंने कभी नहीं खाई है, आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचते हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे बनाना सिखा देता हूँ, तुम शहर में बेचना। फिर पीलू एक हफ्ते तक हरिया से मटका रोटी और उसके साथ दाल बनाना भी सीखती है। फिर पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को मटका रोटी और दाल चखा कर देखती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो वो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रोटी और दाल बनाई हो, मैं तो अपनी बारात में यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करूँगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी और भूखे लोगों की मदद भी किया करूँगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका रोटी बेचा करती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी।